हाईकोर्ट ने उठाए हैं सवाल, राज्य सरकार से न्यायालय ने किया है जवाब का तलब। सप्लीमेंट्री में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है और क्या है इसके बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा करते हैं। टीआरई 1 में जो रिजल्ट में आपका हाईकोर्ट ने उठाया है सवाल, कोर्ट ने राज्य सरकार से किया है जवाब का तलब। जो है कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर सरकार को जवाबी आपका हलफनामा दायर करने का दिया है आदेश। कंप्यूटर शिक्षक की जो नियुक्ति को लेकर के दायर हुई थी याचिका, 8,000 एक दो नहीं बल्कि 8,000 संख्या है, 8,000 कंप्यूटर शिक्षकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। और विज्ञापन के अंतिम प्रकाशक के बाद, यानी जो आपका प्रकाशन डेट दिया गया था जुलाई में, आपको भली बात ही पता है 23 जुलाई तक इसका डेट दिया गया था, 22 और 23 जुलाई को 2023 की घटना है। क्योंकि एक एक चीज़ मुझे याद है इसलिए क्योंकि मैं उसको आपको ऑनलाइन आकर लाइव आकर के सारी चीज़ बताया हूँ। तो उस समय 900 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का हुआ है, 900 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को हुआ था चयन, और ये रजनीश कुमार का ये कहना है। और विज्ञापन की अंतिम तारीख आपको 22 जुलाई 2023 तक दिया गया था। अंतिम तिथि के बाद कई ने योग्यता हासिल किया है, यानी कि उसके बाद डिग्री, आप लोग को भली बात ही पता है डिग्री जो 22 जुलाई से पहले जिन लोगों का डिग्री होगा, मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ, और कई लोग उसका सुनील कुमार के जिस समय जो स्टूडेंट हुआ करते थे, कई लोग हैं सर ये डेट कोई भी नहीं बताता, आप सिर्फ बता पा रहे हैं क्योंकि वो नोटिस को सही सही पढ़ करके आप बताना समझाना कई लोग की बस की बात नहीं होती है। उन सारी चीज़ों को मैंने आपको आपके सामने रखा था। 22 जुलाई से पहले अगर किसी का डिग्री होता है तो मान्य होगा, उसके बाद का अगर एक दिन की बाद अगर अभी होता है 23 जुलाई 2023 का भी होगा तो उसको मान्य नहीं लिया जाएगा। और उसी का फ़ायदा उठा करके जो उसमें दिया गया था अपलोड करने का समय, लोगों ने अपलोड किया और उसके बेसिस पर लोगों ने जॉब हासिल किया, जो कि अभी उन सभी को बाहर किया जा रहा है। अंतिम तिथि के बाद कई लोगों ने योग्यता हासिल किया था। आयोग ने 18 अक्टूबर 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर तक का आपका दस्तावेज अपलोड करने का दिया था मौका। तो लोगों ने क्या किया, आपका अगस्त का बना लिया, फिर सितंबर का बना लिया, और उसके बाद 18 अक्टूबर के लेकर के 30 अक्टूबर। हालांकि ये आयोग की भी गलती है, डीवी, ये लोग भी इसलिए कहता हूँ मैं बार बार कि डीवी को पहले करवाइए, काउंसलिंग करवाइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, ताकि फर्जी डिग्री का हायरिंग ना हो सके। लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। एनी हो, हाँ, बातें वो सेम एज इट इज रहने वाली है, सेम एज इट इज रहने वाली है। इस बार भी टीआरई 3 में अगर ये डीवी पहले नहीं करवाती है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर नहीं होती है, सेम एज इट इज इसमें भी फॉलो किया जाएगा। लोगों की हायरिंग हो जाएगी, बाद में उसको बाहर किया जाएगा। 100% रिजल्ट की डिमांड कीजिए, जो लोग योग्य हैं उनको रिजल्ट होना चाहिए। ये बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट पर जानते हैं। जो आपका 18 से लेकर के 30 अक्टूबर तक दिया गया था अपलोड करने के लिए, तो लोगों ने बना करके 23 जुलाई का, उसका अगस्त का, सितंबर का बना करके दिया था, जो कि गलत अपलोड किया था, समय गलत आपका फ़ायदा उठाते हुए कई ने रिजल्ट हासिल किया था। 3 अक्टूबर से स्टेट का रिजल्ट आपको घोषित करने के बाद सर्टिफिकेट का दिया गया था अपलोड, योग रहे वंचित। ये जितने भी लोग थे स्टेट का, उन सभी को भी प्रॉब्लम हुई, जो बाद में उन्होंने अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया था। आई होप कि समझ पाए होंगे ये मामला क्या है। कंप्यूटर शिक्षक से ही सिर्फ ये संबंधित नहीं होगा, बल्कि कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि टीआरई 1 में आपका पीआरटी के लिए होगा, और या 6 to 8 की वैकेंसी थी नहीं उसमें। आपको 9 से 10th 11 से 12th में हर एक सब्जेक्ट का जो स्टेट पेपर है जो पास किए होंगे, उसके बाद 22 जुलाई 2023 के बाद जिनका भी सर्टिफिकेट होगा या फिर मार्कशीट होगा, चाहे ग्रेजुएशन का हो, 10th का, 12th का, या कोई भी सर्टिफिकेट हो, 122 जी, इवन जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आपको एक नोटिस आया है। अगर उसका जाति सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस, SC ST वो भी आपको 22 जुलाई के बाद का होगा तो वो मान्य नहीं लिया जाएगा। ऐसे लोगों को बाहर किया जाएगा और बाहर किए जा रही है। और बीपीएससी की तरफ से अपलोड किया गया है, देख सकते हैं बीपीएससी की तरफ से अभी के समय में जस्ट कुछ मिनट पहले ही अपलोड किया गया है। स्कूल टीचर्स आपका रिटर्न ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव री एग्जामिनेशन के संदर्भ में ऑल टांटी एंड टाटवा कास्ट के कैंडिडेट जो अपेयर इन द रिटर्न एग्जामिनेशन हु फिल्ड देयर कास्ट इन देयर एप्लीकेशन एज पान या स्वासी अंडर द एससी कैटेगरी, यानी आप एससी कैटेगरी में आपने भरा है, हैव टू रेक्टिफाई द कास्ट एट द टांटी एंड द टाटवा अंडर द ईबीसी कैटेगरी में आपको मिलेगा। आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसको कहते हैं, सॉरी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में आपको मिलेगा इसमें ईबीसी के रूप में। आपको आफ्टर लॉग इन योर डैशबोर्ड एंड अपलोड नॉन क्रीमिंग लेयर सर्टिफिकेट अकॉर्डिंगली फ्रॉम द 2 सितंबर ऑफ 2024 से आपको 23 सितंबर तक का मौका मिलेगा। लगभग 20 से 21 दिन का आपको समय मिला है। पूरे नोटिस को हम आपके लिए पढ़ देते हैं। ये अभी जस्ट अपलोड आया है। जो भी इस संबंधित हैं, जो भी इस का फायदा लेकर के एससी कैटेगरी में है, अब उनको ईबीसी का आपको नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट देकर के आपको देना पड़ेगा, उसमें आपको कंसिडर किया जाएगा। तो क्या है इसके अपील के बारे में जान सकते हैं, ये देख सकते हैं।
ये विज्ञापन संख्या 22/2024 का है, जो आपकी TRE 3 के लिए है। अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में पुनः जो री एग्जामिनेशन हुआ था, सम्मिलित ताती या तत्वा जो आपका कोटि के अभ्यर्थी के हैं, सिविल अपील नंबर आपका जो भी आपके समकक्ष में जो भी SC कैटेगरी का ये कैटेगरी से हैं, उन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन सभी को जानकारी होना चाहिए। अदरवाइज आपका टाइम निकल जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपील आपका जो किया गया था इसके बारे में 18,802/2017 के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मार्च आपका बिहार वर्सेज आपका स्टेट ऑफ बिहार माननीय उच्चतम न्यायालय ने नई दिल्ली द्वारा पारित किए आदेश के आलोक में आपका इसमें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के कारण ही कई चीज़ें अभी चल रहा था। 21 तारीख यानी कल के डेट में ही भारत बंद का आह्वान किया गया था। ये सारी चीज़ें हैं जिसको चेंज किया गया है कुछ चीज़ें, तो इसी को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें किया जा रहा है। आपको आलोक में क्या किया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र में आपका संख्या 11 और ओब्लिक आपका न्याय जो है 73/2024 और ये संख्या आपका दिनांक जो है 12 अगस्त को आया था। ये नोटिस प्रकाशित बिहार गजट में आपके तातवी और तत्वा जो जाति के हैं अत्यंत पिछड़ा वर्गों की सूची में आपका अनुसूची 1 के अंतर्गत 33 मार्च उसको पुनर्स्थापित किया गया, यानी इसको ट्रांसफर कर दिया गया। अतः जो विज्ञापन संख्या आपको दिया गया था यानी TRE 3 का, उसमें प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो पूर्ण एग्जामिनेशन हुआ, री एग्जामिनेशन आप लोग का हो चुका है और आपका मार्कशीट जारी होगा, फिर से जारी होगा। आंसर की भी कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा, 3 से 4 दिन में आपको आंसर की आ जाएगा, फिर आपका रिजल्ट भी आ गया था, इसलिए उसको सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। जब आपको ये डेट से एक चीज़ और क्लियर हो रहा है, आपको आपका रिजल्ट आने में डिले होगा अब, क्योंकि 2 तारीख से लेकर के आपको 22-23 तक सितंबर तक अपलोड करने का ही मौका दे रहे हैं। इसके बाद ही आपका हो जाएगा, संशोधित होकर के आएगा, तो आप लोग का रिजल्ट और भी डिले होगा जो मेरे अनुसार लग रहा है। ऑनलाइन में आप जाकर के अनुसूचित जाति आप जो कोटि 2 के आधार पर अपने पान या स्वासी जाति का दावा किया था, वे कृपा करके अपने यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए आपको 2 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर के बीच में 21 दिन का आपको समय मिला है। अपनी कोटि जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग आप चूज कर लीजिए, 4 आपको मिल जाएगा। EBC आप करिएगा के तहत तातवी या तत्वा जो है गैस में सुधार करना हो तथा क्रीमी लेयर का आपको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट इस बीच में आप बनाना पड़ेगा, आप लोग को अपलोड करना सुनिश्चित करें। कोटि सुधार एवं क्रीमी लेयर सहित प्रमाण अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यदि अगर किसी ने इसको मिस किया या क्या होता है तो क्या होगा, तो 23 सितंबर के बाद आरक्षण कोटि में सुधार या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अगर अपलोड नहीं किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवार को अभ्यर्थी को जो है आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, यानी आपको या तो जनरल में कंसीडर किया जाएगा, हो सकता है आपको बाहर भी कर दिया जाए। UR में ज़्यादा चांसेज है आपको UR में मेल हो, मेल के साथ फीमेल हो तो फीमेल के साथ आपको फाइट करना पड़ेगा, ये ज़्यादा चांसेज होती है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। जितने लोग आज का अभी का करंट न्यूज यही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आपका जो है कट ऑफ सेम एज इट इज रहने वाला है, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। UR में आपको 1 से 2 नंबर का बेनिफिट होगा, चाहे PRT की बात करें, 6 to 8 की बात करें, 9 से 10th की बात करें, 11 से 12th की बात करें, तो सभी का। और बाकी EBC BC ST का थोड़ा सा कट ऑफ 1 से 2 नंबर आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा। EWS का न्यूट्रल रहेगा, यानी इन द सेंस कि आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। कुछ बेनिफिट मिल जाए वो अलग बात है, 10% आपका जो है एज इट इज रहने वाला है। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अपना। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? वेलकम टू, यू कैन आस्क मी। TR में PRT में फीमेल में जनरल का रिजल्ट भी तो आएगा। जितने फर्जी वाले हैं निकले हैं उन पर भी सीट, देखिए अभी इस पर कोई कंफर्मेशन है। सुषमा सिंह जो पूछ रहे हैं आपका, क्योंकि इनका शायद 1-2 नंबर से रह गया होगा या DOB के कारण रह गया होगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो उनका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये लोग नहीं देने वाले हैं। मैं आपको भली बात ही बता देता हूँ, हालांकि ऑफिशियली कुछ नहीं आया। ये लोग क्या करेंगे, वही सीटों की संख्या को TRE 4 में ऐड कर देंगे, हालांकि इन लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए जो योग्य होंगे। कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं है, बल्कि ऐसे फर्जी डिग्री वाले, ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी हर एक क्लास में आपको देखने को मिलेगा। 1 to 5 में भी देखने को मिलेगा, 6 to 8 में थी नहीं वैकेंसी, TRE 2 में थी, 9 से 10th में भी लोग थे और 11 से 12th में भी थे। 11 से 12th में हजारों की संख्या है, 8,000 10,000 20,000 नहीं बल्कि हजारों ऐसे संख्या होंगे। ये आयोग का काम है कि उसको चिन्हित करें, उनको पहचाने और उन लोगों को बाहर के आज जो योग्य हैं, जो उनके पास डिग्रियां हैं और 22 जुलाई से पहले उनके पास डिग्रियां हैं, 22/7/2023 से पहले, 22/7/2023 से पहले की डिग्री आपके पास है, जो योग्य हैं, जिनका मार्क्स बनता है, जो 1-2 नंबर कम है, उन लोग को देना चाहिए। TRE 1 हो या 2 में, दोनों में देना चाहिए। TRE 1 में PRT में फीमेल में जनरल का रिजल्ट भी तो आएगा, फिर जितने भी फर्जी वाले आना चाहिए, लेकिन आती है या नहीं आती है, या स्टिल हैविंग कन्फ्यूजन अबाउट दिस वन।
तो इसमें अभी भी संशय बना हुआ है, इसमें आना चाहिए। या आप लोग के लिए एक अच्छा ऑप्शन कह सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शंस मिल जाएगा जो TRE-1 में जिनका नंबर 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया, या कई लोग का अभी जो लगातार कनेक्टेड हो पा रहे हैं, प्रशांत हो गया, आदर्श हो गए, या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनका DOB के कारण नहीं हुआ है, तो उन सभी लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन रहता है तब क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो में ही कंटिन्यू हम करेंगे। ऑलरेडी आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, फुल एंड फाइनल ख़त्म कर दिए हैं, उसको रिवाइज कीजिए। आपका काम है रिवीजन करना, 3 से 4 बार पढ़िए जब तक आपके दिमाग में छप ना जाए, आपकी मेमोरी में डाउनलोड ना हो जाए। आपका मेमोरी क्या है, ऊपर में आप हाथ दीजिएगा तो पता चलेगा एक मेमोरी है, तो उसी से आपको जब तक वो ना हो जाए तब तक आप कीजिए। TRE-3 का रिजल्ट है 23 सितंबर के बाद ही अब संभव है। जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है, जो अभी आपका मैंने बताया है, इससे ये आपको पता चल रहा है 23 सितंबर के बाद ही अब संभव है, 23 सितंबर के बाद ही संभव है। कई लोग बोलेंगे आ जाएगा रिजल्ट, संभव ही नहीं है, अभी ये अपडेट ही दे 23 सितंबर के बाद ही होगा। ताकि भी जितने भी जाति के लोग हैं EBC में आप कंसिडर किया जाएगा, और ये आपको मौका मिल गया। आप लोग को मैंने बता दिया है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग को क्लियर हो पाया होगा। यस नो में भी जितने लोग अभी हैं आप बताइएगा कुछ आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कोई इसमें कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। TRE-3 वाले ही सदमे में जा रहे थे इंतजार करते करते। अब भाई लोग ध्यान रखना, अपना अपना इंतजार लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी ये सारे लंबा होने का रीजन है कि TRE-1 और TRE-2 में इतनी गलतियां हुई है, इसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते हैं। इसको आप कई लोग एक एक पॉइंट निकल कर आ रही है। पहले तो ये 22 जुलाई के बाद कई लोग सर्टिफिकेट बना करके दिए हैं, कई ऐसे फर्जी डिग्री वाले जो कि चिन्हित किया गया, आपको मैंने दिखाया भी है, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ऐसे देख सकते हैं हजारों की संख्या में 41 लोग की ये चिन्हित किया गया था सारण में कुछ दिन पहले ही। इस सारण में देख सकते हैं जिनका 90 नंबर नहीं है, उसके बाद भी इनको ज्वाइनिंग दिया है, नाम के साथ यहाँ पर रोल नंबर के साथ और स्कूल के साथ दिया गया है, किस स्कूल में किस विद्यालय में है, विद्यालय का नाम दिया गया, प्रखंड का नाम दिया गया है, राज्य कहाँ से रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे राज्य के कहाँ से रहने वाले हैं, अंजलि मौर्य या फिर आरती या ललिता देवी, शारदा, नीलम, खड़ीजा, तलबू सारा, नरगिस, शैलेंद्र कुमार, ये कहाँ से रहने वाले हैं, सब कुछ दिया है, किस स्कूल में उसके विद्यालय में हुआ है, छपरा के रहने वाले छपरा में हुआ है, या फिर ये आपका जहाँ पर ये सारे लोग हैं, इन सभी को चिन्हित करके बाहर किया जा रहा है, चिन्हित करके बाहर किया जा रहा है। आगे हम अगर बातें करें, कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें हम बता दें। चलिए, ये आपका रहने वाला 1.5 लाख की वैकेंसी जो अभी देखने को मिल रही है, शायद ही मेरे अनुसार, जो आपको शायद लगभग मेरी बात ही जो होती है सही होती है, तो ये सारे जो हैं TRE-1 में निकलने वाले, TRE-2 में निकलने वाले, ऐसी प्रक्रिया में TRE-3 से निकलने वाले, यानी 1 2 3 इसी का जो सम्मिश्रण आएगा। और यहाँ पर जो 1.5 लाख की वैकेंसी या 1,60,000 की वैकेंसी जो बता रही जा रही है, वो सब यहीं से रहने वाले हैं। मेरे अनुमान तक उसी को घुमाया जाएगा, बातों को सिर्फ इधर से उधर घुमाया जाएगा। इसके बारे में आज मैंने आपको अच्छे से बताया। JDU के सेमे शिक्षकों के बारे में आपका 1.5 लाख की वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब इसमें भी डिले होगा। TRE-4 वाले जो वेट कर रहे हैं कि आपके जल्दी या किसी कारण से इस बार आपका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है और आप TRE-3 में नहीं सिलेक्ट होने वाले हैं, 10 नंबर 15 नंबर आपका डेट जो कट ऑफ है जारी होगा आंसर की होने के बाद, उसमें शायद आपका नंबर ना बने, तो सोच रहे थे प्रिपरेशन करें, तो आपको और अच्छा मौका मिल गया। एक तरह से आप 2 चीज़ ले सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव ये है कि आपको थोड़ा सैलरी बाद में मिलेगा, यानी 3 4 5 महीने और वेट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए, DV के लिए ज्वाइनिंग के लिए, तो सैलरी आप ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। पॉजिटिव अगर बात करें तो अगर जिनकी तैयारी नहीं अच्छी है तो उन लोग को एक अच्छा सुनहरा मौका मिल गया। 4 से 5 महीने आप मान सकते हैं, अक्टूबर से पहले आपके लोग के ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। उसके कुछ महीनों के बाद, कुछ महीने क्या कर सकते हैं, लगभग आपको 2 से 3 महीना और टाइम मिलेगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सर हाँ, PRT देखिए अमित कुमार सही बता रहे हैं, सर दिव्यांग वाले PRT वाले हेयरिंग में है, कितना जाएगा कट ऑफ। देखिए PRT आपका जो है दिव्यांग वाले फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हेयरिंग हो या कोई भी हो, इसमें कट ऑफ आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, हालांकि TRE-1 और TRE-2 के साथ आप लोग के साथ धोखा हुआ था। जो लोग दिव्यांग भाई बहन थे उनके सीटों की संख्या को यहाँ से हटा करके यहाँ ला दिया गया था TRE-2 में, और उनकी जो जनरल बना दिया गया था, 1,039 या 89 था सीटों की संख्या, और मेल और फीमेल जनरल बना करके 89 कर दिया गया था। शायद इस बार आपके साथ अच्छा हो, मेरी ये शुभकामनाएं रहेगी। तो जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप 40 से 45 अगर आप ले आते हैं तो भी आपका हो जाएगा PRT में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TRE-1 में भी कई लोगों का दिव्यांग भाइयों का सीट का हक मारी गई थी।
उन लोग का अगर संशोधित करके अगर रिजल्ट दिया जाए, कई ऐसे लोग थे वियतनाम में, आप देखेंगे बीपीएससी आयोग के सामने या ऑफिस के सामने, यानी जो है आपका जा करके अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुनी गई, अंदाज इसके कान में जू नहीं रहे थे सरकार के ऊपर। नेक्स्ट बात है, देखिए विश्वजीत पूछ रहे हैं हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास वाले स्टूडेंट भी एग्जाम दिए हैं क्या, उनका भी रिजल्ट आने वाला है क्या, उनका हटा दिया जाएगा? प्राचीन इतिहास वाले मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ आपका, प्राचीन इतिहास क्या है? एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा, आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। जो लोग एग्जामिनेशन दिए हैं सभी लोग का एक साथ रिजल्ट आएगा, आंसर की एक साथ देने की ये प्रक्रिया होगी, 25 अगस्त तक बताई जा रही है। ऑलरेडी 1 to 5 6 to 8 इनका जो है आंसर की तैयार हो चुका है, जो कि न्यूज़ में जो बता रहे हैं। 9 से 10 11 से 12 का आंसर की अभी तैयार होने में 3 दिन का समय वो मांग रहे हैं। इसके बाद आपका ये 25 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा आंसर की सभी लोग का। पीजी वालों के लिए क्या है, पॉलिटिकल साइंस ईडब्ल्यूएस में आपका फीमेल में कैटेगरी में कट ऑफ कितना जाएगा? आप अपना नंबर बताइएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर मैंने नंबर मेंशन नहीं किया गया है, तो आप अपना नंबर बताइएगा, अब मैं आपको हेल्प कर दूंगा। पॉलिटिकल साइंस में आपका कितना नंबर और कितने और कौन से कैटेगरीज है, मेल है और फीमेल है, आप ज़रूर बताइएगा। चलिए पीजी में प्राचीन इतिहास के लिए उन लोगों ने, देखिए पीजी के लिए जो प्राचीन, अच्छा अब एक पार्टिकुलरली सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं, तो आपके लिए कोई अगर प्राचीन कोई भी हिस्ट्री से सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट से आपने दिया होगा, तो सभी लोग का रिजल्ट आएगा, आप उसके लिए रिजल्ट और आंसर की सभी लोग का एक साथ आएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। मेरा 65 बन रहा है। स्वाति सिंह, आप कौन से कैटेगरीज से हैं? अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं या फिर एससी हैं या जनरल कैटेगरी से हैं, फीमेल में हैं, आप बताइएगा। ईडब्ल्यूएस में फीमेल में 65 में हो जाएगा, 65 में हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो के साथ। जिन लोगों का क्वेश्चन रह जाएगा आप अपना पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने आपका सारा ये कंप्लीट करा दिया था। एडुटेरिया का ये फ्री के क्वेश्चंस यानी फ्री के नंबर आपके रहते हैं, लगभग 20 से 25 इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने TRE 3, TRE 1 और TRE 2 में आपने एग्जामिनेशन दिया हुआ, तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। PYQ ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको, BPSC का जितने भी क्वेश्चन था 1992 से लेकर के अभी तक का जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। हिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी का 3 लेक्चर यानी 3 क्लासेस लगभग 1-1 घंटा आधा घंटे का आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ तक मैंने बताया उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। गंडक नदी आपका बता दें, बूढ़ी गंडक। चलिए ओके, यहाँ तक मैंने आपको बताया था, आगे हम देखते हैं। चलिए सोन आपका जो है बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आपको बता दिया था। 88 आपका कुमार चित्तरंजन, आपका 88 मैथ में बन रहा है, BC में हो जाएगा। मैथ्स वालों को मैं बता देता हूँ, बाकी कैटेगरीज के होंगे। अगर आप 6 to 8 9 से 10th वाले हैं, 6 to 8 वाले जितने भी लोग हैं ये आपका देख सकते हैं। मैथ और साइंस वाले ये देख सकते हैं। ये आपका UR में यही रहने वाला है, और इस इवन 1-2 नंबर इससे कम जाएगा। EWS का 70 से 74 के बीच में रहेगा, ये महिलाओं के लिए है। और ये आपका BC का है, ये BC का है, और SC का, और ये ST वालों के लिए ये कट ऑफ रहने वाली है मैथ और साइंस के लिए। 88 में आपका डेफिनेटली हो जाएगा। BC कैटेगरी में आप देख सकते हैं 88 8 नंबर आपका ज़्यादा है, तो सेफर साइड में आप हैं, सेफर साइड में। बाकी अपने कैटेगरीज का हिंदी का यहाँ पर है, आपका संस्कृत का यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए किसी और का क्वेश्चन आता है आप बाद में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों को पढ़ने की इच्छा होगा पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने की इच्छा होगा तो आप जा सकते हैं। आई डोंट हैव एनी इशू। सोन आपका बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में मैंने बताया था। ये सोन परियोजना आपका 1874 में, इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लासेज में बताया हूँ और बता चुका हूँ। इसका प्लेलिस्ट आप जरूर जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में 13 लेक्चर हो चुका है, 13 लेक्चर, उन लोगों को आप जरूर देखिएगा। ये सोन नदी का परियोजना 1874, इसमें भी डेहरी रोहतास में आपका किया गया। डेहरी ऑनसोन आप एक स्टेशन भी आता है जब आप रेलवे जाएंगे तो। ये बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपका बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में आपका बारूण के पास सोन नदी पर बांध बना करके दो नहरें दोनों किनारों से निकाली गई है। पूर्वी जो है सोन है नहर जो है, इस नहर में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना ये पूर्वी सोन सिंचाई जाती है। इसका डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं। पूर्वी सोन जो आपको नदी जाती है इसके साथ क्या आपका है, ये देख सकते हैं। ये आपका सोन नदी है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये आपका पश्चिम का भाग आता है, ये आपका पश्चिम वेस्टर्न साइड आता है, और ये आपका दूसरे कलर से ले देते हैं।
ये तो आपका ईस्टर्न साइड आता है, ये आपका जिसमें डेहरी ऑनसोन और आपका जो ये सारे लेकर के पटना तक आती है, ये सारे जो एरिया है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कौन कौन सा क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम रखिएगा, औरंगाबाद, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद और अरवल और पटना, ये आता है पूर्वी सोन नहर में। नेक्स्ट देखें, पश्चिम सोन नहर में, इस नहर में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि आते हैं, सिंचाइयों की आपको परियोजना होती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। सोन नहर 2 जल विद्युत आपका केंद्र है इसमें, जो जिसका मैंने बताया था अभी। डेहरी जल विद्युत केंद्र है आपका 6.6 मेगावाट के साथ है, और वारुण जल विद्युत केंद्र है आपका 3.3 मेगावाट के साथ है, ये 50% के साथ यहाँ पर चलती है। वारुण वाला आपका है 3.3 मेगावाट, मेगावाट मतलब कि 10 लाख यानी 10⁻6। नेक्स्ट है, अब गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जानेंगे। गंडक विद्युत आपका गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। तो किन किन को मिलता है, एक तो बिहार में ही है तो बिहार को तो मिलेगा ही, और आपको यूपी और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के जो है के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। ये नेपाल के साथ समझौता कब हुआ था, 1959 में हुआ है। इस परियोजना का कार्य जो है आपका अगले साल 1960 में प्रारंभ हो गया था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा जो है भैंसा लोटन से याद रखिएगा, भैंसा लोट गया, ठीक है। भैंसा लोटन के साथ आपका गंडक नदी का बांध का निर्माण करके जलाशय का निर्माण किया गया है। इसका डायग्राम भी हम दिखाएंगे आपको, जो आपको ये बराज और बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। तो इस गंडक आपका बहुउद्देशीय का परियोजना क्या किन लोगों को फायदा हो रहा है, एक तो यूपी को फायदा हो रहा है, एक बिहार को, और आपको नेपाल को फायदा हो रहा है। कब स्टार्ट हुआ था, 1959 में, और कार्य इसका प्रारंभ हो गया 60 में हो गया। इसमें आपको भारत और नेपाल की सीमा में भैंसा लोटा के पास में गंडक नदी पर आपका बांध का निर्माण, जलाशय बनाने का काम किया गया। ये बराज और आपका बांध जो है वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर आपका नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर आपका पश्चिमी गंडक नहर है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी आपका नहर जिसमें 3 भागों में विभक्त है, जिसमें से आपका तिरहुट आता है, त्रिवेणी आता है, दोन आती है, नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुट में जो है त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर आपका जो है जलाशय से नेपाल होकर के गुजरती है। क्या जाते हैं पश्चिमी नहर, आपको दिखाऊंगा, आपको डायग्राम एक बार दिखा देते ताकि आपके दिमाग में कुछ छपा रहे। EWS में आपका फीमेल में आपका PRT में भी देख लीजिए, विवेक मिश्रा आपको बता देते हैं। PRT वाले बहुत दयनीय स्थिति रहती है इनकी, हर बार इनके साथ छला होता है, देख सकते हैं PRT वाले, ये आपको देख लीजिए। EWS में मेल फीमेल में आपका 55 से लेकर के 60 के बीच में रहने की संभावना है, 55 से 60 के बीच में रहने की संभावना है, ठीक है। तो 52 है आंसर की, अगर आपका आ जाता है उसमें आपको 3 से 4 नंबर का बेनिफिट मिलता है तो फिर फायदा होगा, अदरवाइज आप TRE4 के लिए लग जाए। ये आपका गंडक है, इसी में आपका जो है नेपाल से सटा हुआ है, आपका यहाँ से लग करके ये सारे परियोजना है, यहाँ पर आपका सारे परियोजनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपको डायग्राम छपना चाहिए कि जब हम कहाँ के हम बातें कर रहे हैं, कहाँ पर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देख सकते हैं पश्चिमी आपका नहर में, आपका पश्चिम यानी कि यूपी के साइड में जो नेपाल होकर के निकलती है। नेपाल सिंचाई के अतिरिक्त है, इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान और सारण में सिंचाई की जाती है। सिंचाइयों के से बहुत फायदा होता है आपको, जो है उत्तर में किसको फायदा हो रहा है, तो गोरखपुर, देवरिया, और बिहार में सिवान और सारण को सिंचाई में फायदा हो रही है। इस परियोजना के तहत है पूर्वी नहर में आपको पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत स्थापित है। इस प्रकार का विद्युत केंद्र आपका पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ है, ठीक है, पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ है। तो कितना मेगावाट का, 15 है, और किस शहर को कहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, किस जिले को, मैंने अच्छे से बताया। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। अगर गंडक बहुउद्देशीय परियोजना से पूछा जाए तो आपको जरूर क्वेश्चन बनना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण परियोजना है बिहार के लिए, एक तो सोन मैंने कंप्लीट कर दिया, गंडक का कंप्लीट हो गया, अब कोसी जो बिहार का कोसो कहा जाता है, अब इसके बारे में जानते हैं। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना है। कोसी आपका जो परियोजना है भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है, तो हमेशा नेपाल के साथ ही कुछ न कुछ बंधन रहता है बिहार का, तो नेपाल के साथ ही इसका भी है। इस परियोजना की जो है स्थापना इसके ठीक 6 साल पहले जो आपका गंडक हुआ था उससे पहले की है, और 1953 में की गई थी, और सबसे पहला कोशिश आपका जो किया गया। मैं आपको कोरिलेट इसलिए कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए, यहीं पर बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है और भी काम है आपके, और भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिर हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग भी पढ़ना होता है। कई लोग कई लैंग्वेज पेपर में दिक्कत होगा तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे, करंट अफेयर भी पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो फ्री का नंबर है उसको आप क्लियर कर लीजिए। इजी क्वेश्चन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इजी क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आते हैं एग्जामिनेशन, तो समझिए आपका रैंक तो गया ही, आपका सिलेक्शन के चांसेस भी गई और बाद में पछतावा होता है।
क्योंकि अगर हार्ड क्वेश्चन तो सभी से नहीं बनेगा, हार्ड और मीडियम अगर आपका छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईजी क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आते हैं, ईजी मैक्स यू सेट सिलेक्शन इजी। ओके, अगर आप इजी क्वेश्चन को आप तेजी से बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप में जब जाते हैं एग्जामिनेशन होने, तो सबसे पहले आप 120 या 150 क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले वो इजी क्वेश्चन खोजिए। 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हर एक एग्जामिनेशन में, ईजी को सबसे पहले उठा करके उसको पटक करके मार दीजिए और वो मार में भर दीजिए, यानी कि सही कर दीजिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, इसके आगे बढ़ रहे थे। हाँ, 1953 में स्टार्ट हुई थी कोसी परियोजना, ये आपका इससे गंडक वाला 59 में स्टार्ट हुआ था और कार्य प्रारंभ 60 में हुआ था, और ये आपका 1874 में हुआ था। तो तीनों को मैं आपको इकोलेट कर रहा हूँ, तो ये आपको समय के साथ याद रखिएगा। कोसी 53 में हुई थी और ये परियोजना 1954 में आपका लागू हो गया था, यानी अगले साल। इस परियोजना के तहत आपका हनुमान नगर बांध बना करके नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। तो कौन सा बांध बनाया गया था कोसी पर? तो हनुमान नगर बांध बनाया गया था। इससे पहले कौन सा बनाया गया था? ब्राज और बांध वाल्मीकि नगर बनाया गया था, त्रिवेणी संगम के पास बनाया गया था, पश्चिम चंपारण में आपको लगता है। और ये परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हो गई, लगभग आपका 11 साल समय लिया, और ये तैयार होकर के कब हुई तैयार? 65 में हुई, 1965 में। आई होप क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट, कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व और पश्चिम की और नहरों का निर्माण किया गया। कोसी जो है, पूर्वी कोसी नहर आप इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर जो आपका इसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। ठीक, डायग्राम से समझते हैं इसको हम डायग्राम में एक बार बताते हैं, आपको ध्यान रहेगा। ये आपकी कोसी जो नदी है इस तरह से बहते हुए आपका जब जाती है, और यहाँ पर कुर्सेला में जाकर के आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर गंगा में जाकर के मिल जाती है। इससे आपका ये ईस्टर्न पार्ट है और ये आपका वेस्टर्न पार्ट है, यानी पश्चिमी भाग है। तो यहाँ पर से किन किन जिलों को फायदा हो रहा है इसको हम जानते हैं, किन किन जिलों को फायदा हो रहा है। तो ये आपके जिले इस तरह से हैं, आपके जिले हैं। पूर्वी में आपको जो है पूर्व साइड में अगर देखेंगे अररिया, सुपौल और पूर्णिया को फायदा हो रहा है, और पश्चिम भाग में आपको दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय को फायदा हो रही है पश्चिम। अब है जलप्रपात के बारे में जानेंगे। आई होप कि तीनों बांध आपको क्लियर हो गया, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, और भर आपके अगर आते हैं तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट ऊपर चलते हैं, और ये एडिटोरिया का बुक का हम पढ़ा रहे हैं आपको, ज्योग्राफी का 3 क्लासेज हो चुकी है, आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर के आप देखिएगा। जलप्रपात स्टार्ट करते हैं। यदि जब नदी की ढाल में अकस्मात आपका परिवर्तन आने से नदी जो है तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है, इसे जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात किसको कहते हैं फिर से बताते हैं। यदि नदी की ढाल में अगर कोई ढाल बनी हुई है पर्वतों का, ये इस तरह से, और लगातार अकस्मात जो है परिवर्तन आती है, मान लीजिए अकस्मात यहाँ से ढाल बन रही है, आराम से बहते बहते अचानक और भी ज़्यादा ढाल निकल गई, तो परिवर्तन आने से जो है आपका जो है नदी जो है तीव्र गति से वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है, और यहाँ से लगातार जो है पानी का जो झरना गिरना शुरू हुआ, ब्लू कलर से बताते हैं क्योंकि पानी का कलर क्या सा है, पानी है ब्लू। तो इस तरह से आपका पानी जब गिरना शुरू हो जाता है तो लगातार तेजी से गिरता है। यहाँ से स्पीड मान लीजिए यहाँ से आपको पानी निकल रहा है, वो 5 की स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और यहाँ 50 की स्पीड से आ रहा है, 10 गुना हो गया। तो इसको ही को जलप्रपात कहते हैं, जलप्रपात। आई होप कि समझ पाए होंगे। आपको कहीं भी MCQ लगाना है, आपको एक एक वर्ड याद करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को देख करके आप लगा सकते हैं। अब देखते हैं बिहार में प्रमुख जितने भी जलप्रपात हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। एक है पहला जलप्रपात ककोलत, आपका ककोलत जलप्रपात है, कहाँ पर? नवादा में पड़ता है। ककोलत जलप्रपात नवादा में। नवादा कहाँ पर है? तो आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नवादा। दुर्गावती आपका जलप्रपात है रोहतास से, ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कौन से जिले में है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो इसी में आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ककोलत डिस्ट्रिक्ट को आपके बता दो ककोलत जलप्रपात किस जिले में है, तो नवादा, गया, आपको पटना, ये भागलपुर, इस तरह से आपको मिलेगा, तो आपको नवादा टिक करना है। दुर्गावती आपको जलप्रपात है रोहतास में, सबसे ऊंचाई है। कर्मनाशा आपका बक्सर में पड़ता है, कर्मनाशा आपका कर्मों का नाश हो जाएगा, यहाँ पर ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट है धुआं कुंड, आपका धुआं कुंड जलप्रपात है आपका सासाराम रोहतास में है। नेक्स्ट है मंजर आपका है, मंजरी जिसको मंजर या मंजरी कहते हैं, मंजर कुंड आपका जलप्रपात है सासाराम रोहतास में। GR कुंड जलप्रपात है भोजपुर आपका आरा में है। तेलहर आपका जो कुंड है आपका कैमूर में, तेलहर कुंड है आपका। नेक्स्ट है कांवड़ ये बहुत फेमस है आपका, कांवड़ बेगूसराय में है। गोगा बिल आपका घोघा जिसको कहते हैं झील कटिहार में है। कुछ
कुशेश्वर आपका है दरभंगा में, कुशेश्वर का झील, कुशेश्वर झील आपका दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा आपका है राजगीर आपका नालंदा में है। अनुपम झील आपका कैमूर में है। और सिमड़ी आपका सिमड़ी सहरसा में है आपका। और आपका जगतपुर है आपका भागलपुर में है। मोती झील है आपको मोतिहारी आपके में पड़ता है, इसके नाम से कोरिलेट पड़ रहा है मोती यानी मोतिहारी। पूर्वी चंपारण में है आपका सरैया आपका मन है आपका बेतिया। पश्चिम चंपारण में है पिपरा आपका मन है आपका मोतिहारी। पश्चिम पूर्वी आपका चंपारण में। इसको दोबारा हम बता देते हैं ताकि याद हो सके आपको। देख सकते हैं ककोलत, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ककोलत आपका है नवादा में। दुर्गावती आपका रोहतास में है। कर्मनाश आपका बक्सर में है। धुआं कुंड आपका सासाराम रोहतास में। सासाराम रोहतास का दो है, मंजर और धुआं। मंजर और धुआं, जहाँ धुआं होगा मंजर होगा, याद करने के लिए बता रहा हूँ। जीआर कुंड है आपका भोजपुर में। और तेलहर है आपका कुंड है आपका कैमूर में। तेलहर आपका कुंड है कहाँ पर, तो आपका है कैमूर में। कांवड़ झील है आपका बेगूसराय में। कांवड़ ये याद ही होगा आप लोग का। नेक्स्ट है गोगा बिल आपका कटिहार में है। कुकेश्वर आपका कुशेश्वर दरभंगा में है। घोड़ा आपका कटोरा, घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील आपका कैमूर में है। सिमड़ी आपका सहरसा में है। 100 से सिमड़ी 100 से सहरसा। जगतपुर आपका है भागलपुर में है आपका। मोती झील आपका है मोतिहारी आपका पूर्वी चंपारण में है। यानी सरैया आपका मन है, सरैया मन बेतिया आपका पूर्वी पश्चिम चंपारण में है। पिपरा मन है आपका मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख नहरें, उसके बारे में जानते हैं और उससे क्या संबंधित है उसके जानने की कोशिश करते हैं। फिर बिहार की मिट्टी हम नेक्स्ट क्लासेस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और लेंगे। त्रिवेणी आपका नहर जो है आपका गंडक नदी पर है और ये है आपका लाभान्वित क्षेत्र है। इससे त्रिवेणी से त्रिहुट और दोन, ये तीनों जो है गंडक नदी पर है। इसको पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर वैशाली क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट बातें करें पूर्वी कोसी, कोसी में आपका है ये अररिया सुपौल और पूर्णिया में आपका लाभान्वित होते हैं और इनको लाभ मिलता है। पश्चिमी चंपारण कोसी जो है, पश्चिमी कोसी, कोसी की जब ये डिवाइडेड होकर के इस तरह से आती है गंगा में मिल जाते हैं यहाँ पर। कहाँ कहाँ आकर मिलते हैं, तो ये आपका कुर्सेला में आकर मिलती है, कटिहार में पड़ता है। कटिहार में कुर्सेला में, कोसे कटिहार, कोसे कुर्सेला और ये कोसे कोसी। और कहाँ आकर मिलती है, तो गंगा में आकर मिलती है। ठीक है, गंगा के टोटल मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कवर किया था। टोटल बिहार में जो कवर करती है 445 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है पूरे इंडिया में। 2525 ठीक है, 2525 याद रखिएगा सारी चीज़ों को। पश्चिम कोसी आपको कोसी दरभंगा मधुबनी और सुपौल करता है। तो दो भागों में है, एक तो आपका ये ईस्टर्न साइड है यानी ये पूर्वी साइड है और ये वेस्टर्न साइड है। यहाँ को डायग्राम ऊपर देख लीजिएगा। और ये आपका जो है ईस्टर्न साइड में आपको दरभंगा इधर आपको मिलेगा, दरभंगा मधुबनी सुपौल, सबसे पहले सुपौल फिर आपको दरभंगा और फिर आपको मधुबनी यहाँ पर मिलेगा। इन सारे जिलों को फायदा होता है। और अगर पश्चिम की बात करें, ये पश्चिम का इस साइड मिलेगा सारा। और पूर्वी की बात करें, इधर अररिया सुपौल और पूर्णिया को बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। और राजपुर कोसी जो है आपका है, सहरसा मधेपुरा और बेगूसराय को बेनिफिट मिलता है। पूर्वी सोन जो है आपको, पूर्वी सोन में आपको देखने को मिलता है औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना और गया और में मिलता है। पश्चिमी सोन जो है, पश्चिमी सोन ये भी इस तरह से यहाँ से निकल करके आपको मिलता है और यहाँ पर दानापुर में आकर गंगा में आकर के मिल जाती है। तो यही आपका है, ये वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है। तो वेस्टर्न साइड में कौन कौन सा है डिस्ट्रिक्ट को जान लेते हैं। जैसे आपका पूर्वी सोन है, पूर्व के साइड में, ईस्टर्न साइड में ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, अरवल, ये डिस्ट्रिक्ट है। पश्चिम सोन में इस तरह आपका है रोहतास, भोजपुर, आड़ा जिसको कहते हैं, और ये कैमूर और बक्सर। इस तरह से आपको ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलेंगे राजगीर आपको जो है अवस्थित है और ये जलकुंड इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। एक तो ब्रह्म कुंड है, बिहार का सबसे गर्म जल आपका कुंड मिलता है। यहाँ पर जब जाएंगे, ठंड हो या गर्मी हो, किसी समय जाएंगे तो सबसे ज़्यादा बिहार का ये सबसे ज़्यादा गर्म आपका जल कुंड मिलता है। तो कहाँ पर ये ब्रह्म कुंड, तो राजगीर में। और सप्त धारा जिसकी मिलता है, सूर्य कुंड यहीं पर मिलता है आपका, मखदूम कुंड यहीं पर है, नानक कुंड भी यहीं पर है और गोमुख कुंड भी यहीं पर है। तो ये सारे कुंड याद रखिएगा, राजगीर से संबंधित है। पुराना नाम इसका राजगीर था, मगध की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है उज्जैन ने इसका राजगीर से ट्रांसफर कर करके पाटलिपुत्रा लाया था। मुंगेर के बारे में जानते हैं, मुंगेर में थोड़ा ज़्यादा है इसकी संख्या। लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है और सीता कुंड है। ये तीनों ही आसान है, याद रखिएगा। राम, सीता और लक्ष्मण, जहाँ भी राम सीता होंगे वहाँ लक्ष्मण भी होंगे। तो ये तीनों याद हो गया होगा, ये मुंगेर में है। ठीक है, और जन्म कुंड है, यहाँ पर जन्म हुआ, उसका ऋषि कुंड है, भीम बांध है और सिंगार ऋषि कुंड है। और आपका पंचरथ कुंड है और भराड़ी कुंड है। तो याद रखने के लिए बता दो, 3 का काम तो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद आपका लक्ष्मण जन्म कुंड होता है। मान लीजिए आपका सीता का जन्म कहाँ पर हुआ, तो आपका सीतामढ़ी में हुआ, लेकिन आप मुंगेर आप याद रखिएगा। भीम बांध यहीं पर हुआ, ऋषि कुंड यहीं पर है और